Assalamu alaikum students. I am Muhammad Masood. This is class number 15 of Introduction to Object Oriented Programming with Java language. Today topics are control structure of programs, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग और कंडीशंस, ये पहला टॉपिक है, इसको हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम कंडीशनल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। इससे पहले हम तकरीबन फोर कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें इफ़ है, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स है, उसके बाद स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है। लास्ट टाइम हमने स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है वो उसके बाद फिर नेस्टेड कंडीशंस हैं, जिसमें हमने इफ़ विद इन इफ़ हमने इसको पढ़ के देखा था। आज जो है हम कंडीशन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, और ये भी एक कंडीशन लगाने का एक तरीका है, एक मेथड है कि किस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं। अगर हमें सिंगल एक लाइन के अंदर हमने ब्लॉक वाइज कोई कंडीशन नहीं लगानी, बल्कि एक ही लाइन के अंदर हमें कोई स्टेटमेंट देनी है, तो उसके लिए हम कंडीशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जनाब, तो इसको शुरू करते हैं। कंडीशन ऑपरेटर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली ये इफ़ और एल्स का ऑल्टरनेट है। इफ़ और एल्स जो है वो बेसिकली ब्लॉक वाइज यूज़ किया जाता है, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये जो इसको जो है हम एक ही सिंगल लाइन के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले तो आप मेरे ब्राउज़र पे जाइए, और ब्राउज़र के ऊपर आप मेरी वेबसाइट sirmasood.com को एक्सेस कीजिए, और यहाँ पर है ऊप विद जावा, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर चैप्टर 6 है डिसीजन मेकिंग इन जावा, इस पे आप व्यू फाइल को उस पर क्लिक कीजिए। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 जो है ओपन हो जाएगा, और इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें देखिए इफ़ स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, और आज हम जो है कंडीशनल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो जनाब यहाँ पर चलते हैं। ये था आपका नेस्टेड इफ़ कंडीशन, जो लास्ट क्लास के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। इफ़ विद इन इफ़ इसको देखा था हमने, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड के टॉपिक होता है, इसकी हमने एग्जाम्पल भी देखी थी। और ये है स्विच स्टेटमेंट, इसको भी हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। इसमें केस और डिफ़ॉल्ट, इन सब तमाम मैंने के मल्टीपल, अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन के ऊपर कंपाउंड कंडीशंस होती हैं, तो उसके लिए हम स्विच केस स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें आप कोई रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एग्जैक्टली के लिए इस्तेमाल होता है ना, एग्जैक्ट जो आप वैल्यूज़ होती हैं उसको आप चेक करके आप जो है कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम जो यूज़ करेंगे आज वो है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर, दिस। ठीक है जनाब, कंडीशनल ऑपरेटर, इसके असल में दो सिंबल हैं, एक क्वेश्चन मार्क है और कॉलन है। वी हैव कन्वर्ट कंडीशनल वी हैव कवर्ड कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन in the previous condition expression which can use to replace if else statement। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये if else का एक रिप्लेसमेंट है, या एक उसका अल्टरनेट है, उसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन if कंडीशन हमेशा ब्लॉक वाइज उसको यूज़ किया जाता है लिखने में, और जबकि कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये आप सिंगल लाइन के अंदर आप जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर आप ट्रू या फॉल्स जो भी चीज़ लिखनी होती है, जो भी स्टेटमेंट आपने करनी है, वो आपने एक ही लाइन के ऊपर लिखनी होती है। इट हैज़ द फ्लोइंग जनरल फॉर्म, इसका जो फॉर्म है या सेंटेक्स है वो किस तरह से है उसको समझ लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन जो भी आप लगाना चाहते हैं, और यहाँ पर आप कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास मैंने आपको बताया है रिलेशनल ऑपरेटर, वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जब यहाँ पे कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन देंगे, अब वो बुलियन एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है, याद रखिएगा, जब भी वो कोई वैल्यू
रिटर्न करता है, या तो ट्रू करता है या फॉल्स करता है। तो अगर वो ट्रू वैल्यू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी सेकंड एक्सप्रेशन ट्रू है, वो कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, जस्ट लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, जस्ट लाइक एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई बूलियन एक्सप्रेशन भी हो सकती है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर आप जो भी काम करोगे वो एज ए ट्रू के तौर पर कंसिडर की जाएगी, या ट्रू के तौर पर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और कॉलम के बाद जो एक्सप्रेशन नंबर 3 है ये फॉल्स के तौर पर एग्जीक्यूट होगी, यानी कि या तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी या एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये एक सिंपल एक जनरल फॉर्म है कंडीशन ऑपरेटर को लिखने का एक तरीक़ेकार है। या इसको एक और अंदाज से समझ लीजिए कि राउंड ब्रैकेट में आप कोई भी कंडीशन देंगे, आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो एरिया है कॉलम से पहले का या क्वेश्चन मार्क के बाद का, उसे ट्रू कंसिडर किया जाएगा, और कॉलम के बाद जो है वो फॉल्स कंसिडर किया जाएगा, यानी फॉल्स स्टेटमेंट के तौर पर उसको लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि दो पॉइंट है, एक ट्रू का पॉइंट है और एक फॉल्स का पॉइंट है। फॉल्स का पॉइंट कॉलम के बाद आता है और ट्रू का पॉइंट जो है क्वेश्चन मार्क के बाद और कॉलम से पहले आता है। ठीक है, तो इन दो जगह पे आप कोई भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ये इसका बेसिक सेंटेक्स है। Where expression 1, expression 2 and expression 3 are expression, notice the use and placement of the colon. The value of a question mark expression is determined like, ठीक है, expression number 1 is evaluated, evaluate करेगा, if it is true then expression number 2 execute होगी, is evaluated and become the value of the enter expression. अच्छा, if expression is false, अगर false है, then expression number 3 is evaluated and its value become the value of the expression number जो आपकी 3 है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने डिफाइन की है। जो पहली आपकी जो सेंटेक्स है इसको सामने मद्देनजर रखते हुए ये मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल फॉर्म में समझ लीजिए आप कि जो पहली जो भी एक्सप्रेशन नंबर 1 है, अगर ये ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी एक्सप्रेशन होगी या जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ना वो ट्रू के तौर पर कंसिडर की जाएगी। और अगर एक्सप्रेशन नंबर 1 फॉल्स है तो याद रखिए कॉलम के बाद जो एक्सप्रेशन नंबर 3 है ये एग्जीक्यूट होगी, या यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी, और उस तरह से वो परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3 डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एक्सप्रेशन नंबर 1 के ऊपर, कि इन दोनों में से कौन सी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। ओके जनाब, तो अब इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं नंबर 1 13, ठीक है, एक नंबर और लेते हैं नंबर 2 14। तो दो वेरिएबल हैं नंबर 1 नंबर 2, एक में 13 है एक में 14 है। एक नीचे आपने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग, और उसका जो वेरिएबल नेम है वो है रिजल्ट। तो तीन वेरिएबल हो गए, नंबर 1 इंटीजर है, नंबर 2 भी इंटीजर है, जबकि रिजल्ट जो है वो स्ट्रिंग है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रिजल्ट्स के अंदर जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसके अंदर क्या हो जाए, एक वैल्यू स्टोर हो जाए। वो डिपेंड करे किसके ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर। देखें राउंड ब्रैकेट के बाद नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, यहाँ पे देखें बूलियन एक्सप्रेशन लगाई गई है, नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 से। अगर है तो क्या करो, तो याद रखिए यहाँ से लेकर क्वेश्चन मार्क के बाद और कॉलम से पहले तक, कॉलम से पहले तक की जो वैल्यू होगी वो आपकी कहलाएगी क्या, वो ट्रू का एरिया कराएगा। ठीक है, तो कॉलन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन याद रखिएगा ये इस जगह ये देखें कॉलन ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, नम 2 यहाँ तक, और ये कॉलम के बाद का जो एरिया है याद रखिएगा वो जो एरिया है वो फॉल्स के लिए याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ट्रू नम 1 की वैल्यू नम 1 जो है वो ग्रेटर है नम 2 से, तो नम 1 की वैल्यू प्रिंट होगी यानी कि 13। लेकिन ऐसा होगा नहीं फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि अगर सपोज करें यहाँ पे 15 होता नम 1 के अंदर, तो 15 और यहाँ पे लिखा होता है नम 1 इज ग्रेटर फ्रॉम नम 2, और नम 2 में अगर 14 है तो ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अभी अगर इसको देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन यानी कि जो एक्सप्रेशन नंबर 2 है, याद रखिएगा ये जो एक्सप्रेशन नंबर 2 है और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नंबर 2 इस तरह से ये यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में इस वैल्यू के मुताबिक जो है वो कॉलम के बाद की जो वैल्यू है नम 2, ये एक्सप्रेशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और इसका मतलब क्या लिखा हुआ आएगा, 14 नम 2 इज ग्रेटर फ्रॉम नम 1 यानी कि 13। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है प्रोग्राम की, इसको हम अब ये चला के देखते हैं। और उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिजल्ट को, जो वेरिएबल रिजल्ट वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा कि 14 num2 is
ग्रेटर फ्रॉम num1। ओके जनाब, तो ये एक प्रोग्राम है, इसकी हम बाकायदा इसको डेमोस्ट्रेट भी करके देखते हैं, या एक काम और कर लेते हैं, छोटा सा मैं आपको इस मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर, नोट पैड करना, तो उसको समझिएगा आप। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट करें, आपने इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया आपने a, एक वेरिएबल लिया आपने b, दो वेरिएबल ले लिया आपने, ठीक है, और एक वेरिएबल और ले लें, सपोज करें c, और यहाँ पे आप कहते हो कि c इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में आपने एक एक्सप्रेशन दी कि a, अच्छा इससे पहले एक काम और कर लीजिए, वैल्यू असाइन कर लें कि a के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, a के अंदर सपोज कर आपके पास है 5, और b के अंदर वैल्यू है आपके पास 9, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आप कहते हो कि a ग्रेटर देन b, और आपने कहा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कहते हैं सिंपल a कह दिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर आप कह देते हो इस कॉलम के बाद सिंपल b। अब होगा क्या, होगा ये कि c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू डिपेंड करेगी इसके ऊपर, तो होगा क्या कि अगर a ग्रेटर b है, जो कि नहीं है, तो क्या होगा, कॉलम के बाद जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या 9, तो 9 की वैल्यू किस में आ जाएगी, c के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 15, और अब क्या होगा, अब अगर चेक करें कि a ग्रेटर है b के, तो जो कि है कंडीशन ट्रू है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होगा कि जो a की वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी इसके सी के अंदर, यानी कि a में c में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं प्रिंट करके देखूंगा, यानी कि इस तरह से आप प्रिंट कर लीजिए जावा के अंदर, system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और आप सिंपल सी को प्रिंट करेंगे, तो आंसर क्या याद रखिएगा, वो आएगा जो आपके पास जो जो वैल्यू होगी जो कि ग्रेटर होगी, ठीक है। ओके, तो ये प्रोग्राम भी हम चला के देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम चलेगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कीजिए, और आप प्रोग्राम को चलाने के लिए जो नेटबीन का सॉफ्टवेयर है उसको रन कीजिए। जैसे कि जानते हैं नेटबीन आईडी जो है जावा के अंदर हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, फाइल पे जाइए, और जो प्रीवियस करने के जो प्रोजेक्ट्स है उसको क्लोज कर लीजिए, क्लोज ऑल प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद आप फाइल पे जाके एक नया प्रोजेक्ट ओपन कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पर आप नाम दे दीजिए जो भी नाम देना चाहते हैं प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जांपल कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके जनाब, इसको फिनिश कर लीजिए आप। तो जनाब प्रोग्राम लिखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट एंटर कर लीजिए, और इस जगह के ऊपर इसको जो कमेंट्स हैं इसको रिमूव कर लीजिए। अच्छा एक और काम कर लीजिए, जो ऊपर का जो अननेसेसरी एरिया है, मतलब कमेंट्स एरिया है, इसको रिमूव कर लें ताकि आप फुल स्क्रीन पर प्रोग्राम देख सकें आप, ठीक है। तो ये अननेसेसरी कमेंट्स हैं, इनको रिमूव कर दें। ठीक है जनाब, अब एक काम कीजिए, जो आपने एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी जो बुक के अंदर है, वहाँ से पहले एग्जांपल को कॉपी कर लें, सिंपल यहाँ से लीजिए आप, और यहाँ तक इसको कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, और नेट बीन के अंदर इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में लिख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो।
ठीक है जनाब। अब यहाँ नोट कीजिएगा आप कि एक वेरिएबल आपका num1 है और एक num2। अच्छा, एक काम कीजिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम वैल्यू को जो है इनपुट ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि सिंपल ये कर लीजिए कि इनपुट लेने के लिए आपको पता है स्कैनर, और इनपुट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है जनाब, ये आपने कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया, और इस फाइल को यूज़ करने के लिए ऊपर तो क्या करें, स्कैनर के आगे जाइए, जो रेड लाइन बनी हुई आ रही है, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी फाइल है वो यहाँ लिखी हुई आगे जावा डॉट यूटिलिटी, इस पर आप एंटर कर लेंगे तो ये फाइल ऊपर इंक्लूड ऑटोमेटिक हो जाएगी। देख लीजिए आप, ये इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी स्कैनर जो है ये फाइल यहाँ पर इम्पोर्ट हो गई है। ठीक है, और अगर ये आपको पता है, मालूम है, तो आप इसको खुद यहाँ पे लिख लिया करें इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अच्छा, अब करना क्या है, ये जो वेरिएबल आपने लिए हुए num1 num2, इनके एक काम कीजिए, इनकी वैल्यू आप रिमूव कर दें, वैल्यू से आपको इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब आपके पास सिंपल एक num1 वेरिएबल है, एक num2 वेरिएबल है। ओके, इनमें वैल्यू भी नहीं मौजूद। आप सिंपल एक काम कीजिए, अच्छा बेहतर ये होता है कि जो स्कैनर क्लास है उसको आप यहाँ से रिमूव कर कर आप टॉप पे लिख लें, बेहतर रहेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है टॉप पे लिख लें, और जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं वो नीचे एक साथ आप डिफाइन कर लेंगे। ये दो वेरिएबल ये रहा आपके पास, और एक वेरिएबल ये। अच्छा, num1 num2 एक ही दो वेरिएबल हैं, तो और इनकी टाइप एक ही है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि num2 एक साथ लिखिए, ताकि एक लाइन आपको और मज़ीद प्रोग्रामिंग में मतलब बच जाए, उसको यूज़ ना करें, प्रोग्राम छोटा से छोटा हो जाए तब बेहतर रहेगा आपको। और ये आपके पास स्ट्रिंग रिजल्ट एक वेरिएबल है। अब आपने क्या किया कि वेरिएबल ले लिया आपने num1 num2। अब num1 num2 की जो वैल्यू है वो आपने डिफाइन करनी है, तो वो कैसे करोगे आप, उसके लिए आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर लीजिए, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर फर्स्ट नंबर। ओके जनाब, और यहाँ पर जो वेरिएबल है एस बाय एस को सही कर लीजिए आप। और यहाँ पे इनपुट कैसे लेंगे आप, जैसे कि आप जानते हैं इनपुट लेने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप num1, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे लोगे इनपुट जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास का, डॉट इसके साथ जो मेथड है इनपुट डॉट इनपुट। ठीक है, देखें ऑब्जेक्ट का नाम आप इनपुट लीजिएगा, इनपुट आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन इनपुट लें, और इनपुट। अब यहाँ पर आप जब डॉट लिखेंगे तो इसके जो मेथड हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, तो उसमें से आप ले लीजिए नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर का आपने मेथड को यूज़ कर लिया। अब वेरिएबल और इसी सिस्टम को कॉपी कर लें सिंपल। ठीक है, और अब यहाँ पर जो num1 की जगह पे num2 कर दें, ताकि दूसरे वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकें। याद रखिएगा, ये num1 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम जो है num2 के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और यहाँ मैसेज चेंज कर लें, फर्स्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके जनाब, अब आप ये num1 हो गया, बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है। यहाँ देख लीजिए आप, रिजल्ट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ num1 ग्रेटर है num2 से, अगर ऐसा है तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है जनाब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू जो स्टोर हो जाएगी इसके अंदर रिजल्ट के अंदर, और जब रिजल्ट की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आंसर नज़र आएगा। तो अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, रन कीजिए। और जो आपका कंसोल का आउटपुट एरिया है वहाँ पे आप देखिएगा, जब प्रोग्राम चलेगा, देखें लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ मैं, सपोज करें 9। ठीक है, एंटर कीजिए। उसके बाद पूछा एंटर सेकंड नंबर।
अच्छा याद रखिएगा कि इसने नीचे एंटर इनपुट क्यों लिया, चूंकि मैंने प्रिंट लाइन यूज़ किया हुआ है तो इसलिए कर्सर कहाँ आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो कर्सर है वो इसके सामने यहीं पर ही आए, तो याद रखिएगा आप प्रिंट लाइन की जगह पे सिंपल प्रिंट इस्तेमाल करें आप, ठीक है, जहन में रखिएगा आप। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नंबर देते हैं, सपोज के आपने दिया 5। याद रखिएगा सेकंड नंबर जो है वो 5 छोटा है, याद रखिएगा, और जो फर्स्ट नंबर है यानी कि 9 वो क्या है, ग्रेटर है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, गौर से देखिएगा, एंटर करते हैं तो इसका आउटपुट आ रहा है कि 9 यानी num1 जो है इज ग्रेटर फ्रॉम num2 यानी कि 5 से। ओके, तो प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लाइन को हटा लेते हैं ताकि प्रोग्राम हमारी मर्जी के मुताबिक जो इसका इनपुट है वो सही तरह से ले ले। दोबारा से रन कीजिए आप। अब देखें क्या होगा कि अब आपने क्या किया, आपके नंबर दिया आपने सिंपल 6 दिया आपने, नोट कीजिएगा, फर्स्ट नंबर जो है वो 6 है, और सेकंड नंबर जो है वो याद रखिएगा वो दिया आपने 8। अब याद रखिएगा जो सेकंड नंबर है वो ग्रेटर है, ठीक है, जैसे एंटर करते हैं अब आउटपुट क्या आता है, 8 num2 इज ग्रेटर फ्रॉम num1 6। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका बिल्कुल बेहतर तौर पर चल रहा है। तो मैसेज इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज किस तरह से करते हैं, जैसे मैंने नोट पैड में प्रोग्राम बना के दिखाया था और इसमें सिंपल मैंने ये काम किया था। इसमें मैंने कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं किया था, सिंपल जो ए की वैल्यू जो है या बी की वैल्यू जो है वो सिंपल डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी वैल्यू अगर ग्रेटर होगी किससे, ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, तो ए की वैल्यू सी में आ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बी की वैल्यू के सी में आ जाएगी, और फिर वो सी वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम हम चला के देखते हैं। इसमें सिंपल क्या करना है, नंबर आप वेरिएबल थे ए बी सी ही रख लें चाहें तो आप, ठीक है, चाहें तो आप नंबर num2 ही रख लीजिए आप, सिर्फ ये इस एरिया को चेंज कर लें आप। यहाँ जो मैसेज लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, नोट कीजिएगा। अच्छा, रिमूव भी ऐसे कर लें कि इसको लिखे रहने दें, इसको कमेंट्स एरिया कर दें, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब यहाँ पर आप दोबारा से बनाइए आप। अच्छा, रिजल्ट जो वेरिएबल था वो था इंटीजर, तो आपको यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक सी वेरिएबल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंपल सी, और यहाँ पे आप कह दीजिए कि सी बराबर है, आपने कहा कि num1 ग्रेटर देन num2। अच्छा, याद रखिएगा हम ए और बी की जगह पे num1 और num2 ले रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ताकि समझ लीजिए, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे मैंने कह दिया कि num1 की वैल्यू जो है वो स्टोर कर देना सी के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, और अगर ऐसा नहीं है तो num2 की वैल्यू जो है वो स्टोर कर दें सी के अंदर, ठीक है जनाब। तो ये आपने लिख दिया है। अब लिखने के बाद जब ऐसा कर दिया है आपने, तो अब सी में वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर रिजल्ट्स की जगह पे आप क्या प्रिंट कर लीजिए, सिंपल सी प्रिंट कर लीजिए। अब देखें इसका आउटपुट क्या आता है, चला के देखें ज़रा, रन कीजिए, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर आपसे इनपुट ले रहा है, नोट कीजिएगा नीचे आउटपुट के अंदर। अब यहाँ पर मैं नंबर देता हूँ 7, ठीक है, एंटर कीजिए, और अब नंबर देता हूँ यहाँ पे 3। तो याद रखें 7 नंबर जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है किससे, यानी कि 3 से, यानी num2 से। तो अब होगा क्या कि जो 7 की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, सी में, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा सिर्फ 7 आएगा। अब नोट कर लीजिए आप, देख रहे हैं आप, सिर्फ 7 आ रहा है, कोई मैसेज लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, मैसेज आपने दिया ही नहीं इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि पहले वाले केस में आपने क्या था, साथ में मैसेज भी प्रिंट किया था स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो वहाँ पे वो स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर रहा था। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कभी आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए हो तो इस तरह की भी आप लॉजिक लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। प्रोग्राम को दोबारा रन कीजिए, और अब जो है यहाँ पे दीजिए 9, ठीक है, और सेकेंड नंबर में दे दीजिए आप 16। तो अब क्या है, सेकंड नंबर 16 जो है वो ग्रेटर है, तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो 16 आएगा, आप नोट कीजिएगा, सिंपल 16 आ रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि सेकंड नंबर है या फर्स्ट नंबर है, बस में जो नंबर ग्रेटर था वो आपको वैल्यू जो है प्रिंट करके उसने बता दी है, सिंपल। तो कहने का मतलब ये, जब भी आपके जब कभी आपको प्रोग्राम के अंदर इस किस्म के रिक्वायरमेंट्स हो कि कभी आपको कोई नंबर वैल्यू चाहिए हो, किसी भी दो वेरिएबल में से किसी एक की चाहिए हो, डिपेंड ऑन कंडीशन, तो फिर आप तब भी आप ऐसा कोई काम, ऐसी कंडीशन ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हो, उसके लिए आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और ये सिंगल लाइन के अंदर आप ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। और चाहे तो मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो आप प्रिंट जब आप करो ये, तो यहाँ पे आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, आप कह सकते हो कि दिस इज ग्रेटर नंबर, सिंपल ये मैसेज लिख दिया आपने, और इसके बाद प्लस के बाद आपने सी दे दिया, तो अब क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये प्रिंट होगी हमेशा, हर बार होगी, और यहाँ पे सी में जो भी आंसर आएगा वो जो नंबर होगा वो दोनों में से जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। हाँ, ये नहीं बताएगा कि num1 की बात हो रही है या num2 की बात हो रही है, क्लियर।
चूँकि यहाँ पे सिर्फ होगा ये कि सी के अंदर वो वैल्यू आएगी जो उन दोनों में बड़ी होगी, वो वैल्यू स्टोर करेगा, और मैसेज लिखा हुआ रहेगा दिस इज ग्रेटर नंबर दिस, जो भी होगा। ठीक है जनाब, इसको रन करके देखें अब आउटपुट क्या आता है ज़रा। यहाँ पे आपने नंबर दिया सपोज करें 20, और यहाँ दिया आपने सपोज करें 10। तो देखें अब आउटपुट सिर्फ 20 आना चाहिए और साथ में मैसेज भी आएगा दिस इज़ ग्रेटर नंबर 20। ठीक है जनाब, तो एक तरीका मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आपने जो है ये मतलब कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह से इस्तेमाल आप करोगे आप। ओके जनाब, तो कंडीशनल ऑपरेटर सिंगल एक लाइन के ऊपर आप कोई भी चीज़ प्रिंट करना चाहें प्रिंट करवा सकते हैं, और भी इसके कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू अगर मैं चाहता हूँ ये चाहता हूँ कि जो भी नंबर मैं दूँ 1 या 2, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से, या मल्टीप्लाई कर दे या उसमें 100 ऐड कर दे फॉर एग्जांपल। तो किस तरह से करेंगे आप उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए कि वो यानी कि ये काम भी इस तरह से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो भी मैं नंबर दूँ उसमें 100 जो है 100 नंबर जो है वो क्या हो जाए, उसमें उसमें मल्टीप्लाई हो जाए फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या किया, नम 1 के साथ यहाँ पे लगा दिया आपने मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर एग्जांपल, और इधर भी कह दिया आपने मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखें क्या होगा, गौर से देखिएगा आप। और अब कोई मैसेज आप नंबर्स नहीं देना चाहते, बस नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंबल सी लिख दीजिए। अब देखें क्या होगा, यानी ये आपने एक बाकायदा एक कैलकुलेशन की है कि नम 1 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जितनी जो भी नम 1 की वैल्यू होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा, और उसका जो भी आंसर आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर नम 1 की वैल्यू जो नम 2 से बड़ी होगी तो नम 2 की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेगा, और जो भी इसका आंसर आएगा वो सी के अंदर स्टोर होकर और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ज़रा चला के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, रन कीजिए ज़रा। अब यहाँ पे सपोज करिए मैं दे रहा हूँ 5, ठीक है, एंटर कीजिए, और यहाँ नंबर दे रहा हूँ मैं 3। तो याद रखिएगा 5 जो है ग्रेटर है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेगा 100 से, तो आउटपुट क्या आएगा, 500 आएगा। ठीक है, एंटर कीजिए ज़रा, ये देखिए नंबर वैल्यू क्या आ रही है, 500 आ रही है। ओके, और इसी तरह से आप प्रोग्राम को दोबारा रन कीजिए, और आप यहाँ दीजिए आप सपोज करें 8, और यहाँ दे दीजिए आप 9 दे दीजिए। अब चूंकि 9 ग्रेटर है तो 9 को मल्टीप्लाई करें 100 से, और उसका आउटपुट जाएगा वो 900 आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एंटर कीजिए, देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 900 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इसकी यहाँ पे कोई भी आप एक्सप्रेशन लगाना चाहें, किसी भी तरीके से लगाना चाहें वो आप लगा सकते हो। और मतलब ये वो जगह होगी जहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन, कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन आप यहाँ देना चाहें, यहाँ पर आप दे सकते हैं। और कोई भी स्ट्रिंग स्टेटमेंट भी यहाँ पर अगर देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं आप। ओके, तो ये पॉसिबल है, और इस तरह से आप इस ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हो। और याद रखें ये जो ऑपरेटर है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, ये एक टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, क्योंकि इसमें 3 तरह के क्या होते हैं, ऑपरेंड होते हैं। पहला ऑपरेंड ये रहा, लाजमी लिखना है आपने। दूसरा ऑपरेंड ये रहा, ये भी लाजमी लिखना है। और तीसरा ऑपरेंड ये रहा, इसको भी आपने लाजमी लिखना है। तो इसलिए इस ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है 3 ऑपरेंड होते हैं। इस कंडीशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली देखा जाए तो ज़्यादातर जो ऑपरेटर हैं वो बाइनरी होते हैं, यानी उनमें जो है कम से कम 2 ऑपरेंड का होना ज़रूरी होता है, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, परसेंट का साइन है, या ग्रेटर साइन है, या लेस देन का साइन है, या एंड परसेंट का साइन है, एंड लॉजिकल एंड है, या लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे यानी कि ऑपरेटर हैं जिसके अंदर 2 जो है वो ऑपरेंड होना लाजमी है, तब जाके वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। और कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो यूनरी यानी कि ऑपरेटर होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही यानी कि ऑपरेंड होता है, जैसे कि ए प्लस प्लस है, या ए माइनस माइनस है। तो माइनस माइनस जो है इसमें एक ऑपरेंड होता है, तो ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लस प्लस माइनस माइनस ये एक ही तरह के यानी कि ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, और जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ज़्यादातर जो लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें 2 ऑपरेंड होते हैं। तो जनाब ये था आपका कंडीशनल ऑपरेटर, और इस चैप्टर के अंदर ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था, और इसके बाद जो है चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ठीक है,
तो अब आपका टास्क ये है, जो आपका असाइनमेंट है और आपकी एक्सरसाइज है, क्योंकि सवाल जवाब जो आएंगे एग्जाम में वो इसी से ही आएंगे। तो याद रखिएगा, अब आपने जो है इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं 1 से लेकर 5 तक, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 1 से लेकर वो 7 तक है। ठीक है, ओके। तो 7 सवाल जो है वो प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकली हैं, और जो 5 हैं वो आपके थ्योरेटिकल है। और उसके बाद जो है एमसीक्यूज हैं। इन सब को आपने करना क्या, एम एस वर्ड में टाइप करेंगे। जो आंसर चाहिए वो मुझे एम एस वर्ड में आप इसको टाइप करोगे, बनाओगे, चाहे वो प्रोग्राम की फॉर्म में हो, चाहे वो थ्योरेटिकल की फॉर्म में हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, उनका पूरा बाकायदा आप आंसर क्वेश्चन लिखेंगे, और उसके बाद उसको आप बना के अपनी फाइल में आप उसको लगा देंगे। और जब फिज़िकल क्लास होगी, जब मैं आपसे मंगवाऊँगा, तो आपने ये जो है फ़ाइल जो है मुझे आपने ला के देनी होगी इंस्टीट्यूट के अंदर। ओके जनाब। तो जनाब ये आज का टॉपिक था कि हमने जो है कंडीशनल ऑपरेटर को इसमें पढ़ा है आज। आज हमने जो है बेसिकली जो पूरा चैप्टर जो है कंडीशनल स्टेटमेंट, वो टॉपिक हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। ठीक है जनाब। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर में बेसिकली था क्या। याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हमने जो है स्टार्ट किया था यहाँ से, डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग याद रखिएगा ये एक मेन टॉपिक है। उससे अबव जो टॉपिक है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर या कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट के अंदर ये पहला आने का कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को आप। क्योंकि हमने जो आपको स्लाइड दिखाई थी पावर पॉइंट के अंदर, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट था वो इस तरह से था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन प्रोग्राम। तो फर्स्ट होता है डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, कंडीशन एक होता है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन होता है वो इस तरह से होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। और इसके अंदर जो है तमाम कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, और एक है आपके पास लूप या आइटरेशन। ठीक है, ये मेन टॉपिक होते हैं आपके पास इस तरह से। ठीक है, और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो हमने पढ़ा है, याद रखिएगा, वो है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें स्टडी किया है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट। और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया है हमने स्विच, सॉरी, बिफोर स्टेटमेंट। ठीक है, और आखिरी जो है वो था कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि हमने आज जो है इसको डिस्कस किया है। ठीक है जनाब। तो ये हम टॉपिक जो है आज कंप्लीट कर चुके हैं। तकरीबन लास्ट 3 से 4 लेक्चर के अंदर हमने इन्हीं के टॉपिक को कवर किया है। तो ये स्टेटमेंट थी जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में, याद रखिएगा, दो टॉपिक हैं, एक है डिसीजन मेकिंग और कंडीशन, और दूसरा है लूप या आइटरेशन। ठीक है, आइटरेशन या रिपीटेटिव वर्क। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम उसी को स्टार्ट करना है हमने। और आज जो है चैप्टर नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो चुकी है हमारा चैप्टर 6। ठीक है, और ये जो है चैप्टर नंबर 7 है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से 16 लेक्चर से जो है हम स्टार्ट करेंगे 7। ठीक है जनाब।
तो ये टॉपिक होते हैं और ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये जो टॉपिक्स हैं बड़े थोड़े टिपिकल भी हैं और थोड़े से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ज़्यादा जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो वहाँ लॉजिकल जब डिसीजन लेना होता है, लॉजिकल कंडीशन लगानी होती है या किसी भी कंडीशन को बार बार रिपीट करना होता है, तो ये दो ही यानी कि कॉन्सेप्ट हैं, यानी डिसीजन मेकिंग और लूप और आइटरेशन, जो कि हमने पढ़ने होते हैं इस कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर। तो याद रखिएगा पूरी की पूरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस करता है इस कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, आप सुन रहे होंगे आजकल कि ये बहुत से इदारों में जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बनाया जा रहा है या उसका जो प्रोग्राम जो है पढ़ाया जा रहा है, और इसके ऊपर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, और दुनिया के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम हो रहा है, रोबोटिक्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो ये जो काम होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि बेस करती है इन कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, इनमें बेसिक ये दो टॉपिक हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, यानी कि डिसीजन मेकिंग और लूप और आइटरेशन। ठीक है जनाब, और नेक्स्ट क्लास में हम लूप और आइटरेशन को डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जस्ट लाइक इसमें लूप की टाइप्स है। नंबर 1 है आपके पास है फोर लूप है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फोर लूप है, और उसके बाद वाइल लूप है। ठीक है, और उसके बाद डू वाइल लूप है। तो ये तीन तरह के लूप है जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है जनाब, तो ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मैंने आज थोड़ा सा एक रिकैप भी किया है और थोड़ा सा बताया। आगे फ्यूचर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर में हम इस तरह से पढ़ेंगे फोर के लूप को। और ये दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका ताल्लुक कंप्यूटर की टिपिकल प्रोग्रामिंग से ताल्लुक है, और यही चीज़ें जो हैं बाकायदा इन्हीं की मदद से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम बना सकते हैं और बनाते हैं। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।